क्या सच में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सिचुएशन को लेकर भारत से मदद की गुहार लगाई है? अमेरिका ने भारत के सामने नरमी का कौन सा साइन दिखाया है? और इसके अलावा भी आज की वीडियो में काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और जर्मनी के बारे में। आज जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिच मर्ज भारत आ गए हैं। 2 दिन की उनकी ये विजिट होने वाली है और इस दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है। जर्मनी के महत्व की बात करें तो यूरोपियन यूनियन में 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी। फ्रांस डिफेंस वाइज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और जर्मनी ट्रेड वाइज। यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं और इन 27 देशों में भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड जर्मनी के साथ ही होता है। भारत और जर्मनी के बीच एनुअली $34 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। $16 बिलियन वर्थ के गुड्स भारत ने जर्मनी को एक्सपोर्ट किए थे और अराउंड $18 बिलियन का सामान भारत ने जर्मनी से इंपोर्ट किया था। जीडीपी के मामले में जर्मनी भारत से ऊपर 3rd रैंक के ऊपर है, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट जर्मनी का 0.2% है, जबकि भारत का 8% के आसपास। इसलिए जर्मनी भारत के साथ ट्रेड टाइज और भी मजबूत करके $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना चाहता है। डेनमार्क सिचुएशन के कारण ये विजिट और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जर्मनी के साथ भारत की जो बायलैटरल स्टेटमेंट आएगी उसमें भारत और जर्मनी डेनमार्क को ग्रीनलैंड की सिचुएशन के बारे में कुछ बोलते हैं या फिर नहीं। इस विजिट को हम काफी क्लोजली कवर करेंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक ट्रेड टॉक्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड एक मिनिस्ट्रियल लेवल की टॉक स्टार्ट की है। इसमें अमेरिका ने अपने G7 देशों के एलाइज को इन्वाइट किया था और क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ और इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन कैसे सिक्योर करनी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसी को लेकर टॉक्स होनी है। वैसे तो भारत G7 में नहीं आता है, लेकिन अमेरिका ने G7 कंट्रीज के साथ साथ भारत को भी एक स्पेशल इन्विटेशन भेजा था और भारत सरकार ने IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर को अमेरिका भेज दिया है। अश्विनी वैष्णव सर अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और मे भी अमेरिका से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल कर आ सकता है। रेयर अर्थ की प्रोडक्शन का 80 से 90% मार्केट शेयर आज की डेट में चाइना के पास है, जिसको चाइना वेपनाइज कर रहा है। सप्लाईज रोकना या फिर उसको लिमिटेड रखना, इन सब के कैसे डील करना है, चाइना के ऊपर से कैसे डिपेंडेंस को कम करना है, इसके ऊपर एक नई स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका बाकी देशों का साथ चाहता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है डेनमार्क और भारत के बारे में। अब ये इन्फोग्राफिक है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये भारत में इस समय काफी वायरल हो रहा है, खासकर ट्विटर के ऊपर, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि डेनमार्क ने अमेरिका के खिलाफ भारत से सपोर्ट मांगा है और भारत से मदद मांगी है। रिसर्च करने पर पता चला है कि डेनमार्क की गवर्नमेंट ने भारत की सरकार से कोई भी मदद नहीं मांगी है और डेनमार्क की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर कुछ नहीं बोला है। दरअसल डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रास्मुस जारलोव, इनके साथ भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी A9 ने एक इंटरव्यू किया था। इसी इंटरव्यू में रास्मुस जारलोव ने ग्रीनलैंड सिचुएशन और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेशर के बारे में काफी सारे सवाल पूछे गए और इसी इंटरव्यू के अंदर डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट इशू की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड भारत से काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का सवाल आता है। क्या भारत ये एक्सेप्ट करेगा कि कोई फॉरेन पावर किसी भी देश के एक रीजन में जाकर मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके या फिर लोकल लोगों को पैसा देकर उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले ले या फिर लेने की कोशिश करे? अगर भारत के किसी भी रीजन के साथ ऐसा होता, यानी अमेरिका भारत के किसी रीजन के साथ ऐसा करता, तो भारत भी बहुत गुस्सा होता और ऐसा हर एक देश बर्ताव करता। इसलिए हमको उम्मीद है कि भारत भी हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हितों का मसला है। अगर दुनिया के अंदर ये गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर किसी भी देश का कोई भी हक नहीं हो, कोई भी क्लेम नहीं हो, फिर भी वो देश वहाँ पर कब्जा करने या फिर दूसरे देश की टेरिटरी को एनेक्स करने की कोशिश कर ले, तो फिर दुनिया बहुत ही ज्यादा क्योटिक हो जाएगी और इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये कहना है डेनमार्क के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, जिसका भारत की न्यूज एजेंसी A9 ने एक इंटरव्यू किया था। कहने का मतलब है कि एज अ कंट्री डेनमार्क ने भारत से कोई भी मदद नहीं मांगी है। और जहां तक बात है डिप्लोमेटिक सपोर्ट की, तो अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करके कब्जा भी कर लिया तो तब भी भारत की सरकार शांति और सावधानी बरतने से ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी। ये लड़ाई डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन की है। डेनमार्क को फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों से मदद मांगनी होगी। और जहां तक बात है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये लोग जल्दी कोई कांड करने वाले हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस आर्मी और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन को डायरेक्ट किया है कि वो ग्रीनलैंड को इन्वेड करने का एक कंटीजेंसी प्लान रेडी करें। ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड को कहा गया है कि ग्रीनलैंड को सैन्य रूप से कैप्चर करके अपने कंट्रोल में लेने के ऑप्शन तलाश किए जाएं। अब इस न्यूज का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ग्रीनलैंड को एक्चुअल इन्वेड करने का ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए एक तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। यानी कि अगर ग्रीनलैंड को कल को फोर्सफुली लेने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सेना इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो उसके लिए क्या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, क्योंकि सेना को भी पूरी प्लानिंग करनी होती है
और पहले से तैयारियां करनी होंगी ये टास्क कैसे अचीव करना है। पहले ग्रीनलैंड को चारों तरफ से घेरना होगा ताकि बाहर से मदद ना आए। उसके बाद ग्रीनलैंड की स्पेस को ब्लॉक करना होगा। उसके बाद ग्रीनलैंड के स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन हब्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा। ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी, इसमें यूएस आर्मी, यूएस नेवी और एयरफोर्स और साथ में यूएस स्पेशल फोर्सेस का क्या रोल होगा, इसकी जॉइंट असेसमेंट करके एक ब्लूप्रिंट रेडी किया जाना है। उसके बाद यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इंटरनल रिव्यू करता है, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डिस्कशन होती है और ये प्लान उसके बाद फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंट किया जाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप फैसला करेंगे कि उस प्लान को लेकर आगे बढ़ना है, यानी कि सेना का इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कहा था कि अगर ग्रीनलैंड को लेने के लिए मिलिट्री ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ा तो वो भी करने को रेडी है। एंड अब सेना को कंटीजेंसी प्लान रेडी करने के लिए कह दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप सच में ग्रीनलैंड को लेने के लिए सेना का इस्तेमाल करेंगे, हाँ या फिर ना? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नोबेल पीस प्राइज विनर को लेकर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने निकोलस मादुरो को किडनैप करने के बाद वेनेजुएला में गवर्नमेंट चेंज नहीं की है। निकोलस मादुरो की पार्टी सरकार चला रही है। वाइस प्रेसिडेंट रोड्रिगुएज अब वहां पर प्रेसिडेंट एक्टिंग बन गई हैं, जबकि वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर कोरिना मचादो, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, उनको उम्मीद थी कि निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अमेरिका उनको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनाएगा या फिर ट्रांजिशन गवर्नमेंट का हेड बनाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका एटलीस्ट वेनेजुएला के अंदर फ्रेश इलेक्शंस तो करवाएगा ही, क्योंकि कोरिना मचादो को नोबेल पीस प्राइज इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शंस और वेनेजुएला में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन निकोलस मादुरो के रिमूवल के बाद कोरिना मचादो को वेनेजुएला में कोई भी रोल नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अमेरिका जाएंगी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलेंगी एंड अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर कर देंगी। ये चीज खुद ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म कर दी थी और कहा था कि वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर कोरिना मचादो जब उनसे मिलने यूएस आएंगी तो उन्होंने ऑफर किया है कि वो अपना नोबेल पीस प्राइज उनको ट्रांसफर कर देंगी एंड उस समय हम उसके ऊपर उसकी भी बात करेंगे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कोरिना मचादो से उसका नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए भी रेडी हो गया है। लेकिन इसी बीच नोबेल पीस प्राइज विनर को सिलेक्ट करने वाली जो द नॉर्वेन नोबेल कमेटी होती है, उसने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दी है। द नॉर्वेन नोबेल कमेटी का कहना है कि एक नोबेल पीस प्राइज को जब एक बार अनाउंस कर दिया जाता है तो ये ना ही रिवोक किया जा सकता है, ना ही शेयर किया जा सकता है और ना ही किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये हमेशा के लिए उसी व्यक्ति का रहेगा जिसको अवार्ड किया गया है। कोरिना मचादो अगर अपना नोबेल पीस प्राइज अवार्ड डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफर भी कर देती हैं तो भी विनर के रूप में कोरिना मचादो का ही नाम हमेशा रिकॉग्नाइज किया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप का नाम वैलिड नहीं होगा। ये कहना है द नॉर्वेन नोबेल कमेटी का। यानी कि द नॉर्वेन नोबेल कमेटी ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के सपने को तोड़ दिया है और कहा है कि वो अवार्ड के ट्रांसफर को वैलिडेट नहीं करेंगे। वैसे आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के बाद नॉर्वे या फिर द नॉर्वेन नोबेल कमेटी के मेंबर्स के ऊपर कोई सैंक्शन, ट्रैवल बैन या फिर कोई एक्शन न ले लें। जहां तक बात है कोरिना मचादो की, हैरानी इस बात की है कि ये नोबेल पीस प्राइज की भी इज्जत नहीं कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि नोबेल पीस प्राइज से बड़ी ट्रॉफी या फिर बड़ा अवार्ड इनके लिए वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनना है, जिसके लिए अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को हैंडओवर करने के लिए भी रेडी हो गई हैं। एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जिसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए और दूसरी तरफ है कोरिना मचादो जिनको वेनेजुएला की प्रेसिडेंटशिप चाहिए। आई होप कि द नॉर्वेन नोबेल कमेटी भी अगले साल से पॉलिटिक्स करना छोड़ दे और अगले साल एक डिजर्विंग कैंडिडेट को ये नोबेल पीस प्राइज अवार्ड किया जाए जो एटलीस्ट इस अवार्ड की रिस्पेक्ट तो करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेस्ला कंपनी को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप के 50% के टैरिफ के बाद भी टेस्ला कंपनी लगातार भारत में एक्सपेंशन कर रही है। टेस्ला कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो भारत में अपना 4th शोरूम बेंगलुरु में खोलने जा रहे हैं। इससे पहले कंपनी ने मुंबई, एरो सिटी न्यू दिल्ली और गुरुग्राम हरियाणा में अपने 3 शोरूम्स खोले थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी डेट्स को लेकर। भारत ने साल 2018 में रशिया से S-400 की 5 यूनिट्स परचेज की थी। इनमें से 3 रशिया ने भारत को ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं और 2 अभी डिलीवर करना बाकी हैं। अब बात करें तीसरे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो वो भारत को साल 2023 के स्टार्टिंग में मिला था। यानी कि अब इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और उसके बाद से रशिया ने पिछले 3 सालों में भारत को एक भी यूनिट डिलीवर नहीं की है। अभी जो 2 यूनिट्स बाकी हैं, इसके ऊपर रशिया भारत को तारीख के ऊपर तारीख देते जा रहा है और न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने एक बार फिर से भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी की नई डेट्स दे दी हैं। रशिया ने कहा है कि वो 4th यूनिट मई 2026 को डिलीवर करेंगे और 5वीं यूनिट अगले साल 2027 के स्टार्टिंग में। ये 5वीं बार है जब रशिया खुद अपनी दी गई डिलीवरी डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहा है। पिछले साल पाकिस्तान और चाइना के साथ हॉस्टिलिटीज को चलते ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही भारत ने रशिया के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया था कि बाकी बची 2 यूनिट्स की डिलीवरी जल्दी से भारत को कंप्लीट की जाए, जिसके बाद रशिया की तरफ से कुछ नई डेट सामने आई थी। रशिया ने कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 4th यूनिट की डिलीवरी वो साल 2025 के 4th क्वार्टर में कर देंगे। यानी कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच में 4th यूनिट कम्प्लीटली भारत आ जानी थी
और जो लास्ट यूनिट यानी कि 5वीं यूनिट थी वो इस साल 2026 के पहले हाफ में मिलनी थी। ऐसा रशिया ने प्रॉमिस किया था जो कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया और अगेन अब नई डेट दे दी है। अब देखना ये होगा कि क्या रशिया इस बार अपना प्रॉमिस पूरा करता है या फिर नहीं, क्योंकि अब साल 2026 आ गया है। एंड अगर रशिया अगले साल जाकर ये डिलीवरी कंप्लीट करता है तो इसका मतलब है कि रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में 9 साल ले लिए। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।